नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह। आपने नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडीवी वॉइस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये मेरा नया प्लेटफॉर्म है एडीवी वॉइस। मैं थोड़ी देर, जैसा आप जानते हैं, कि देश की बात करता हूं और देश में चल रहे घटनाक्रमों से पर कुछ विचार मंथन करता हूं और अपने थॉट्स को आपके बीच में शेयर करता हूं, अपने विचारों को आपसे शेयर करता हूं। उसका ये माध्यम है यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडीवी वॉइस। तो अभी भी मैं आपसे कुछ घटनाक्रमों पर बात करूंगा, मुद्दों की बात करूंगा जो देश में घटनाक्रम चल रहे हैं उन पर बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए दोस्तों, इस समय जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं, अभी एक बहुत ही दुर्घट जो घटना हुई अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान की, जिसमें लगभग 300 लोगों के मारे जाने की जो खबर मिल रही है, वो बेहद दुख की बात है। और मतलब ये मेरे हिसाब से आज़ादी के बाद एयर इंडिया की किसी बोगी का ये पहला ऐसा इंसिडेंट होगा कि 57 सेकंड में ही मतलब विमान ने जो टेक ऑफ किया और मतलब क्रैश हो गया। और उसमें बहुत सारी हमारे देश के लोगों की जानें गईं, विदेशी लोग जो उसमें पैसेंजर थे उनकी जानें गईं। ये एक बहुत दुख की बात है और उन सभी दुखी परिवारों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जैसा मैं हर वीडियो में बात करता हूं कि ये जो युग जो चल रहा है, ये जो समय है, ये पूंजीवाद का टोटल समय है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि ये सब हमारे ही देश में दिखाई दे रहा है, नहीं। जब आप इस पर विचार करेंगे तो आप देखिए, आप किसी भी देश को उठा के देखिए, इस समय जो पूंजीवाद की जो एक पूरी मतलब प्रोसेस चल रही है। आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका में भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके जो ट्विटर पर बयान पढ़ेंगे या जहाँ जहाँ भी वो यात्राओं पर जाते हैं या जहाँ भी वो मीडिया से इंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उनकी जो बातें हैं उनसे साफ झलकता है कि ये जो युग है, ये पूंजीवाद के विस्तार का युग है, जिसका रिफ्लेक्शन हम हमारे देश में भी देखते हैं। और जब पूंजीवाद पूरी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, तो फिर हमको देखने को मिलता है वो पुराना पैटर्न, जिसको हम हमारे हिस्ट्री से बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं, अगर समझना चाहें तो। आप देखिए, जैसे हमारे देश में जिस तरीके से एक मतलब ध्रुवीकरण की जो राजनीति जिसको हम कहते हैं, मतलब हिंदू मुसलमान की राजनीति, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति, और जिस तरीके की ये राजनीति हम देखते हैं, ये सारे विश्व में व्याप्त है। आप अमेरिका का भी लोकतंत्र देखेंगे, या जिन जिन देशों का भी लोकतंत्र देखेंगे, तो निश्चित है कि उनकी आज़ादी से पहले ये जो व्यवस्था को एडॉप्ट किया गया, जिसे जैसे हमारे देश में हमने एक महान संविधान को एडॉप्ट किया जिसने सबकी वैल्यू इक्वल कर दी। लेकिन इस संविधान को बनाने की जो संघर्ष रहा, और उस संविधान को लागू करने का जो संघर्ष रहा, वो वास्तव में उन्हीं फोर्सेस के अगेंस्ट था, जो हम इतिहास में जिनको हम पूंजीवादी व्यवस्था उसको कह सकते हैं, राजतंत्र जिसको हम कह सकते हैं, मनुवादी व्यवस्था हम जिसको कह सकते हैं। देखिए, मनु स्मृति में एक सबसे बड़ी, मैंने जैसा आपसे कहा था कि मनुस्मृति का जो सबसे पहला दोष आज के समय का, जिसको दोष प्रोग्रेसिव विचारधारा में जिसको दोष कहा जाता है, वो है जन्म से श्रेष्ठता और जन्म से शूद्रता, जो कर्म के कारक को लोप कर देती। अगर हम धार्मिक हमारे पुराणों से इसको सोचेंगे तो मनुस्मृति कहीं नहीं टिकती। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से धर्म की आड़ में और मनुस्मृति को लागू करने की, मनुस्मृति जैसी एक व्यवस्था जो पूंजीवादी व्यवस्था होगी, इस तरीके का ये पूंजीवाद जो हमको दिखाई देता है, ये फोर्सेस हर जगह हैं। ये फोर्सेस, आप जब अमेरिका में जाएंगे और अमेरिका का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल वहाँ का पढ़ेंगे, या वहाँ की सोसाइटी के संघर्षों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ी कुरीति जो रंग भेद नीति के रूप में आपको दिखाई देगी इतिहास में जब आप पढ़ेंगे। तो एक गोरे काले का भेद,
रंग भेद नीति, जिसके लिए हमारे मतलब महात्मा गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी, जिनकी जिनकी बहुत सारे देशों में जिनकी मूर्तियां, जिनके विचारों को आज भी स्टडी किया जाता है, किस तरीके से रंग भेद नीति का विरोध महात्मा गांधी ने अफ्रीका से लेकर ब्रिटेन तक किया और गोरे काले के भेद को समाप्त करने की कोशिश की और एक आंदोलन चला और सभी जगह इन सुधारों को लागू किया गया। न सिर्फ भारत में, भारत के बाहर भी जिन देशों ने एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी को अपनाया, वहाँ पर समानता का एक अधिकार दिया गया। लेकिन जब हम इसके अपोजिट देखते हैं तो आप देखिए कि वो मोनोपली कि जन्म से श्रेष्ठता और जन्म से अछूत, इस तरीके की जो व्यवस्था है, यही पूंजीवादी अब ये जो आज का ये जो समय है, ये पूंजीवाद का विस्तार है और पूंजीवाद के थ्रू मतलब पूंजीवाद को आधार बनाकर पूरे विश्व पर अपना कब्जा कर लेना, सारे संसाधनों को हथिया लेना और जनता को उससे दूर कर देना, ये पूंजीवाद का एक चेहरा जो है वो निकल के सामने आ रहा है। तो ये जो संघर्ष है दोस्तों, ये बहुत पुराने संघर्ष हैं और आज भी ये संघर्ष जारी हैं हमारे देश में। जब हम संविधान के संघर्ष की बात करते हैं तो हम उस संघर्ष की बात करते हैं जो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में किया, कि हजारों बच्चियों को मतलब बाल विवाह करके और किस तरीके से उनकी मर्जी के खिलाफ, जब वो कुछ भी नहीं जानते, और सती किया जाता था, जलाया जाता था उनको। इसी प्रकार से अगर हम संविधान की बात करेंगे तो हमें बात करना होगी अनइक्वालिटी की, कि किस तरीके से एक वर्ग जो है वो जन्म से श्रेष्ठ था और एक वर्ग जो है वो जन्म से अछूत था, और जो अछूत वर्ग था उसको ना शिक्षा का अधिकार था, ना सम्मान का अधिकार था, ना बराबरी का अधिकार था, और एक प्रकार से वो जो जन्म से श्रेष्ठ जो व्यक्ति हैं उनके कार्यों के लिए उसका जन्म हुआ। इस तरीके की जो एक सोच थी उसकी बात करना पड़ेगी हमें। जब हम संविधान की बात करेंगे तो हम राइट्स की बात करेंगे, जब हम राइट्स की बात करेंगे तो हमारे अधिकारों की बात होगी। और आज भी दोस्तों हम देख रहे हैं कि आप देखिए पूंजीवाद का ये चेहरा कि किस तरीके से सारे देश के संसाधनों को जिस तरीके से प्राइवेटीकरण किया गया है, चाहे रोड्स हों, चाहे पोर्ट्स हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे मतलब एनर्जी का क्षेत्र हो, बिजली का, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो। अब आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर BSNL का विस्तार किया जाता समय पर और उसको 4G लाइसेंस देकर आगे बढ़ाया जाता तो आज एक हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ा टेलीकॉम सेक्टर का एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार होती। लेकिन उसका प्राइवेटाइजेशन करके और जिस तरीके से BSNL को ख़त्म करने का जो एक काम किया गया, मतलब इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में जो हमारी गवर्नमेंट पावर है, इंडिया की जो गवर्नमेंट पावर होना चाहिए, जो इंडिया की एक्चुअल सरकारी पावर होना चाहिए, उस पर आप देखेंगे कि पूंजीपतियों का उस पर पूर्ण रूप से आधिपत्य है। आप देखेंगे जियो, धन धनाधन और जिस तरीके से हुआ और मतलब BSNL के टावरों का जिस तरीके से इस्तेमाल करने का जो निर्णय हो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, तो वो काम BSNL भी कर सकता था, लेकिन BSNL को समाप्त किया गया पूंजीपतियों को इस व्यवस्था को सौंपने के लिए। उसी तरीके से आप देखिए कि एजुकेशन सिस्टम को भी IT का मतलब IT सेक्टर बताकर सारे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो प्राइवेट और ठेके पे किया जा रहा है। तो इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है और जो पूंजी का जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और जो टैक्स बढ़ रहा है, निश्चित है इसका संघर्ष हमको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ से आप देखिए कि पूंजीवाद का जो दायरा है वो सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे खेती में, एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी जो भूमि अभी तक मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो 1-2 राज्यों को छोड़कर, जैसे पंजाब या हरियाणा जैसे राज्यों को जहाँ पर किसान संघर्ष करता है और वो अपने अधिकार के लिए लड़ता है, तो वहाँ पर बिजली की व्यवस्था फ्री मिलती है, किसान को बिजली पर सब्सिडी मिलती है, ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी मिलती है, लेकिन ये हर राज्यों में नहीं है। तो बहुत सारे राज्यों में मैं ये मानता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो वैसे भी प्राइवेटीकरण में वो सारी व्यवस्था चली गई, लेकिन अभी तक उसका जो सबसे मूल जो आधार है एग्रीकल्चर क्षेत्र का वो है भूमि पर किसान का अधिकार। भूमि पर किसान का अधिकार जो है
वो और भी मजबूत जब हुआ जब मनमोहन सिंह की सरकार ने, मैं मानता हूँ कि ये जो पूंजीवादी सत्ता का जो उदय मतलब जो हमको दिखाई देता है, उसका मैं ट्रिगर पॉइंट मानता हूँ भट्टा परसोल के आंदोलन से, जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार ने किसान का जो भूमि का जो अधिकार है, उसका स्वामित्व का जो अधिकार है, उस अधिकार को प्रोटेक्ट करते हुए जो अधिग्रहण का कानून बदला 2013 में, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन ली जाएगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उसमें किसान की सहमति बहुत आवश्यक होगी। और 70% किसानों की सहमति के बिना, मतलब कि अगर 100 किसानों की ज़मीन जा रही है तो 70 किसानों के सहमति पत्र उसमें सम्मिलित होना चाहिए, तभी आप उस भूमि को अधिकृत करने का अधिकार रखते हैं। और दूसरा, उसमें जो मुआवजे का एक बहुत ही शानदार जो क्लॉज था, जिससे पूरा उद्योग जगत, जो क्रोनी कैपिटल्स हैं हमारे देश के, जो पूंजीपति लोग हैं, जो अपनी पूंजी को इस देश में धंधे में लगाते हैं, उद्योग में लगाते हैं, उनके लिए वो एक तो ये कि भूमि का अधिकार मजबूत हुआ किसान का, कि 70% सहमति के बिना आप उसकी ले नहीं सकते, तो ये। और दूसरा, जो उसका अगर आप लेंगे तो उसका एक असेसमेंट होगा, और उस असेसमेंट में ये पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो बाज़ार मूल्य से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, और शहरी क्षेत्र में उसमें बाज़ार मूल्य से 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। तो ये जो 2 पॉइंट थे दोस्तों, मैं इन 2 पॉइंटों को ट्रिगर पॉइंट मानता हूँ। इंडियन इकोनॉमी जो 2014 से आज तक हम जो देखते हैं, जिसमें जो बदलाव देखते हैं, ये बदलाव जो संभव हो पाया है, ये जो सत्ता का परिवर्तन होने के बाद ये जो सब संभव हो पाया है, ये निश्चित है कि उसका रिफ्लेक्शन है। क्योंकि ऐसा करने से एक तो भूमि का प्राइस जो है वो बढ़ गया, और दूसरा, उसमें 70% किसानों की सहमति का क्लॉज आ जाने से किसानों से आसानी से भूमि नहीं ली जा सकती थी। उन्हें संतुष्ट करके, उनकी शर्तों को पूरा करके ही उसको ज़मीन को लेना पड़ेगा। तो ये जो 2 क्लॉज़ों से जो हम परिवर्तन देखते हैं, वो यही परिवर्तन चल रहा है, और ये सब पूंजीवाद जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको देखना होगा। वैसे हमारा देश जो है वो महान देश है, बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी के विचारों का देश है, सुभाष चंद्र बोस के विचारों का देश है, भगत सिंह के विचारों का देश है, मौलाना आज़ाद के संघर्षों और विचारों का देश है। इस देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने जो अपने बलिदान दिए, उनका देश है, उनकी सोच है। तो निश्चित रूप से जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा है वो पूरा पूंजीवाद के ही खिलाफ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो टैक्सेशन की मार से जो हिंदुस्तान में जो एक क्रांति हुई, और उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने उसको आगे बढ़ाया, और हम एक ग्रेट संविधान जो इक्वल सबको अधिकार देता, उसको प्राप्त करने में हम सभी कामयाब हो पाए। तो अब हमें देखना होगा कि अब सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो दोस्तों अब बिहार में है। तो बिहार में आप देखिए कि विपक्ष के नेता LOP राहुल गांधी जी, कांग्रेस के एक सांसद और संसद में विपक्ष के नेता, और उन्होंने जिस तरीके से बिहार में अब जो संविधान की बात करना शुरू कर दिया है, जो जातिगत जनगणना की बात शुरू कर दी है, जो रोज़गार की बात शुरू कर दी है, और जो प्राइवेटीकरण के खिलाफ जो एक मोर्चा खोल दिया है, एक सामाजिक न्याय का और एक आर्थिक न्याय का, तो इससे निश्चित है कि बिहार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, और इसके नतीजे भी बहुत दिलचस्प आने वाले हैं। तो इन चुनावों की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि ये संघर्ष किन किन तरीक़ों से किया जाता है, क्योंकि एक तरफ मतलब आर्थिक रूप से संपन्न पूरी व्यवस्था, और दूसरी तरफ मतलब आर्थिक संसाधनों से जूझता हुआ विपक्ष, और सामाजिक न्याय के मुद्दे को, सामाजिक न्याय की धरती बिहार पर उतारने में कितना कामयाब होता है, उस कोशिश में है राहुल गांधी जी। और दूसरा, आप देख रहे हैं कि मीडिया का क्या हाल है, जो गोदी मंत्रालय है उसमें मतलब अब ये आप देख रहे होंगे पिछले हफ्ते, तो मुझे थोड़ा सा देख के ऐसा लगा कि शायद कोई क्राइम पेट्रोल जैसा कोई कार्यक्रम चल रहा है, कि उनको एक जो मसाला चाहिए और उस पर 24 घंटे, और निश्चित रूप से वही चर्चा और वही, तो क्राइम पेट्रोल टाइप का जो मीडिया है उसमें आपको इन सारे विषयों पर किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं जैसा सोचता हूँ वैसा आपसे मेरे विचारों को शेयर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये देश के मुद्दे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि लोगों तक इस संघर्ष की बातें पहुँच सकें। नमस्कार, धन्यवाद।